कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ग्रैंड इथोपियन रेजिडेंस डैम। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों ये स्टार्ट करने से पहले आपको दो महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा। पहला तो जो हमारी कंपनी है अनअकैडमी, वो आप लोगों के लिए 20,000 फ्री लाइव क्लासेस लेके आ रही है। तो प्लीज इनको देखें और अपने नॉलेज का जो फ्लो है उसको बरकरार रखें। दूसरी चीज, प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज इस वीडियो को बिना लाइक और कमेंट करके ना जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यार जो ये डैम है इसको बोलते हैं हम ग्रैंड इथोपियन रेनिसेंस डैम, शॉर्ट फॉर्म है GERD। तो ये जो डैम है ये बन रही है ब्लू नाइल रिवर पे। तो दोस्तों ये जो रिवर है ब्लू नाइल ये इथोपिया से निकलती है। यहाँ की ज्योग्राफी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, क्या यहाँ की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है और क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डैम बन रही है ये 15 किलोमीटर दूर है सूडान के बॉर्डर से, और एक बार ये कंप्लीट हो जाएगी डैम, पावर प्लांट होगा अफ्रीका का सबसे बड़ा। तो दोस्तों और अभी 70% काम हो चुका है अक्टूबर 2019 में पूरा। तो दोस्तों हुआ क्या अभी रिसेंटली कि ये डैम बन रही है कहां पे, ये बन रही है इथोपिया में। लेकिन आपको पता है जो इजिप्ट है वहां भी जाती है हमारी नाइल नदी। तो इजिप्ट और इथोपिया में डिस्प्यूट चल रहे हैं इस डैम को लेके। इजिप्ट बोलता है ये डैम बनने के बाद हमारे पास पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में मीडिएशन करवा रहा है USA और वर्ल्ड बैंक। दोस्तों ये जो मीटिंग होनी थी रिसेंटली फरवरी में, इसमें इथोपिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यार ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस क्षेत्र का हमारे लिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। तो दोस्तों पहले देखते हैं नाइल नदी का कोर्स क्या है, वो कहां से उत्पन्न होती है और कहां जाके सागर में मिलती है। तो यार सबसे पहली चीज ये देखें, ये है नाइल रिवर का कोर्स और ये उत्पन्न होती है यहां से। और ये जगह है दोस्तों बरूंडी। ये कंट्री है, मैंने बता रखा है आपको अपनी क्लासेस में, कंट्री कौन सी है, ये बरूंडी। ये लेक विक्टोरिया का क्षेत्र है। ये लेक विक्टोरिया से तो उत्पन्न नहीं होती, पर लेक विक्टोरिया का जो क्षेत्र है वहां से उत्पन्न होती है। और उसके बाद एक जगह आती है खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है। वहां इसकी एक और ट्रिब्यूटरी नदी जो लेक टाना से निकलती है उसको बोलते हैं ब्लू नाइल, वो आके इसमें मिल जाती है, मतलब संगम होता है इन दो नदियों का। खार्तूम से नीचे इस नदी को बोला जाता है व्हाइट नाइल और ये ट्रिब्यूटरी है, इसे बोला जाता है ब्लू नाइल। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये इसका कोर्स। तो यार आपको लोगों के लिए इंफॉर्मेशन मैंने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करी है और ये है इंफॉर्मेशन। तो यार देखते हैं स्रोत है क्या। तो भाई जो व्हाइट नाइल है जो मैंने आपको बताया उसका सोर्स है बरूंडी, और ब्लू नाइल जो है उसका सोर्स है लेक टाना इथोपिया। तो दोस्तों सिंक जो है वो देखते हैं, सिंक है नाइल डेल्टा इजिप्ट। कहां पे दोस्तों, इजिप्ट। मैंने आपको बताया था लंबाई है टोटल 6,650 किलोमीटर, और नाइल नदी जो है वो दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है दोस्तों, सबसे बड़ी नदी है। सेकंड लॉन्गेस्ट है आपकी अमेजोन नदी जो है साउथ अमेरिका में दोस्तों। तो कॉन्फ्लुएंस जो होता है, जो संगम होता है व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल का, वो होता है खार्तूम सूडान में। और तीसरा कौन कौन से देशों से नदी निकलती है, वो हैं बरूंडी, तंजानिया, रवांडा, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट। और ब्लू नाइल वो है इथोपिया। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि जो व्हाइट नाइल है वो इथोपिया से नहीं निकलती, इथोपिया से निकलती है ब्लू नाइल। पर दोस्तों जो ब्लू नाइल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ब्लू नाइल और उसकी ट्रिब्यूटरी लगभग 80% पानी प्रोवाइड करती हैं नाइल नदी में। अब दोस्तों यहाँ की ज्योग्राफी देख लेते हैं और क्या इशू है ये देख लेते हैं। तो देखें अगर इन दोनों देशों में इशू हुए, इथोपिया और इसमें, तो पूरा इफेक्ट पड़ेगा स्वेज कैनाल पे और इस वाले क्षेत्र में। तो यार ये वाला क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेड सी है, शिपिंग लेन है ये वर्ल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बताता हूं आगे क्यों इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। दोस्तों मैंने आपको एक तरीका बताया था नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज याद करने का, वो था मैटले। मतलब इस साइड है मोरक्को, यह है अल्जीरिया, यह है तुनीशिया, यह है लीबिया और यह है इजिप्ट दोस्तों। और यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो मैंने आपको तरीका बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका को याद करने का दोस्तों, वो था सीड।
है ना। तो सी एस फॉर आपको मैंने बताया था सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, एक और ई फॉर एरिटेरा, ये रहा एरिटेरा, और डी फॉर जिबूटी। दोस्तों ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों ये बात कर रहे हैं हम किसकी, इथोपिया की और दोस्तों इजिप्ट की। तो एक चीज और देखें कि इजिप्ट के नीचे है सूडान, और सूडान की राजधानी है खार्तूम, जहां ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल का संगम होता है। और दोस्तों सूडान के नीचे है साउथ सूडान। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सूडान इथोपिया और साउथ सूडान का बॉर्डर है, और जो साउथ सूडान है दोस्तों वो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री। तो आप ये भी प्लीज ध्यान रखें। तो ये हो गई ज्योग्राफी की बात। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस। तो देखें ये जो क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे है सुएज कैनाल, और ये है कौन सा दोस्तों, ये है आपका बल्ब ए मंदेब। ये कौन सी जगह है, बल्ब ए मानदेब। तो ये एक स्ट्रेट है दोस्तों जो रेड सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है बल्ब ए मंदेब। और आगे सुएज कैनाल है जो मेडिटरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है दोस्तों, मेडिटरेनियन सी को रेड सी से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है क्योंकि जो एशिया है दोस्तों, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, ये डायरेक्टली स्विस कैनाल से यूरोप में कनेक्टेड है, और यूरोप के बाद आगे जाके अमेरिकाज में। तो अब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर कौन कौन है इसमें। तो एक है इजिप्ट और एक है दोस्तों इथोपिया। तो ये दोनों देश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस केस में। तो जो इजिप्ट है वो एक रेगिस्तानी राष्ट्र है, और इसका मीट वो नील नदी ही है और उस पर पूरी तरह से निर्भर है। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं जो ब्लू नाइल है और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उनका लगभग 80% योगदान है नाइल के पानी में। और दोस्तों इथोपिया एक गरीब देश है, रिसोर्स पुअर इकोनॉमी है, पर हाँ वो ग्रो अभी कर रहा है, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो अभी बन रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं GERD, उसकी इकोनॉमी को काफी आगे लेके जा सकता है। तो भाई हम पहले देख लेते हैं कि GERD की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली चीज ये 5 बिलियन का प्रोजेक्ट है और लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होगा अगर ये बन गया तो अफ्रीका में। भाई ये ब्लू नाइल पे लोकेटेड है दोस्तों, ये याद रखें, ये ब्लू नाइल पे ही लोकेटेड है और 12 मील दूर है सूडान के बॉर्डर से। और ये इकोनॉमिकल बून है इथोपिया के लिए क्योंकि ये बन गया तो इथोपिया जो है वो दूसरे देशों को निर्यात कर सकती है बिजली का, और वहां से पैसे कमा सकती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है इथोपिया की उसको डबल कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे इथोपिया के लिए, पूरे रीजन के लिए। तो भाई जो मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली वॉशिंगटन DC में इस डैम के लिए, वो US ने और वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करी थी, और 3 और देश जो इस इशू में स्टेक होल्डर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, और वो थे इथोपिया, सूडान और इजिप्ट। लेकिन आपको पता है इथोपिया ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिससे कि दोस्तों इन दोनों कंट्रीज मतलब तो इजिप्ट और इथोपिया में थोड़ी सी इस कारणवश गर्मा गर्मी हो गई दोस्तों। तो भाई चैलेंजेस क्या हैं अब देख लेते हैं। तो भाई सुएज कैनाल जो है, जो रीजन है जिसके बारे में हमने अभी बात करी, जिसकी ज्योग्राफी हमने देखी, वो इफेक्टेड रहेगा इस चीज से, और इंटरनेशनल ट्रेड उससे इफेक्ट हो सकता है। और दोस्तों एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे कहते हैं सेंट्रल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन देशों के बीच में, जिसने बोला था कि नाइल रिवर बेसिन कमीशन एक बनानी चाहिए जो अभी तक नहीं बनी, और जिसके मेंबर वो देश होंगे जहां जहां से नाइल गुजरती है। तो भाई ये जो डिले है, ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है $5 बिलियन की, उसको जेप्रडाइज कर सकता है, उसमें इशू क्रिएट कर सकता है, और दोस्तों इसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ में इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है इस चीज का? तो दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी से इन लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और दोस्तों जो नाइल रिवर बेसिन कमीशन है वो बहुत ही जल्द फॉर्म होनी चाहिए। और तीसरी चीज दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए और वाटर का सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। अगर ये 3 चीज हम दिमाग में रखेंगे तो ये एग्रीमेंट होगा और पूरे क्षेत्र को लाभ पहुंच सकता है और ग्रोथ प्रोवाइड की जा सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इस कारणवश जो ये हुआ है, GERD के ऊपर डिस्प्यूट हुआ है, इस कारणवश इस एरिया की ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पता है UPSC 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। तो इस एरिया की जो ज्योग्राफी है
वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस साल प्रीलिम्स के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं।